हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज आप 1 मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, वो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, और जो भी रिमेनिंग स्टूडेंट हैं वो भी बेल आइकन प्रेस कर लें अगर सब्सक्राइबर हैं तो। और नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन में हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Which ministry has proposed new draft rule GEI target rule 2025? GEI target rule 2025 ये पूछ रहा है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। देखो पहले तो आप ये जानिए कि अभी इंडिया का टारगेट क्या है। इंडिया का टारगेट जीरो कार्बन तक कब तक हमें अचीव करना है, तो वो अचीव हमारा टारगेट 2070। अब ये इमिशन हो क्यों रहा है, ये कार्बन इमिशन हो क्यों रहा है। देखो आप जैसे आप जानते हो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं, ये कार्बन इमिशन करती हैं। क्या करती हैं? कार्बन इमिशन करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आती है। क्या आती है? ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर? क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्लाइमेट चेंज भी वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ड्यू टू कार्बन इमिशन, याद रखोगे। अब क्या है, कार्बन इमिशन को कम करने के लिए वीकेंड से इंडस्ट्री से कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने जीआई टारगेट रूल 2025 वीकेंड से लॉन्च किया है। तो किसने करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। और ये बोला गया है जो इंडस्ट्री मोस्ट पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज वो अपना इमिशन कम करें, कार्बन इमिशन कम करें। अब ये होगा कैसे? देखो ये भी डाउट है, क्योंकि यार वो क्या कहेंगे कि यार कैसे करना है हमें भैया, हम तो इतना प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा तभी तो कार्बन इमिशन कम होगा। देखो इसका क्या है कि कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी है जिसका यूज़ करके कार्बन इमिशन कम हो सकता है। समझे मेरी बात को? तो क्या है कि जितनी भी जो ओल्ड इंडस्ट्री हैं, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, जिससे क्या हो कि कार्बन इमिशन कम हो। क्लियर? चलते बना के। हु हैज लॉन्च सचेत ऐप फॉर डिजास्टर इंफॉर्मेशन। देखो सचेत ऐप किसने अभी लॉन्च करी है। पहले तो आप ये जानिए सचेत ऐप क्या है। देखो सचेत ऐप को पहले बनाया किसने है? डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ने। क्लियर? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं एनडीएमए। क्लियर? इसने बनाया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये डिजास्टर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली डिजास्टर से होगी। अब इसमें क्या है? सचेत मतलब इंफॉर्मेशन देना, अलर्ट करना, उसको बोलते हैं सचेत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलर्ट करना। तो सचेत कैसे अलर्ट किया जाएगा? देखो लोगों को अलर्ट किया जाएगा, अलर्ट बाई जियो टैगिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड, ईटीसी। इन सभी से सचेत किया जाएगा, वीकेंड से अलर्ट किया जाएगा इस ऐप के जरिए कि कहां पर वीकेंड से डिजास्टर हो सकता है। तो डिजास्टर मैनेज करने के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर रहने के लिए वीकेंड से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस क्या है? डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए ये बड़ी बेनिफिशियल है, और हमारे मोदी साहब ने इसको भी लॉन्च किया है, याद रखोगे। चलते बना गए। कोकबॉर्क लैंग्वेज रिसेंटली सीन न्यूज बिलोंग टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो कोकबॉर्क लैंग्वेज है, ये कहाँ पर किस स्टेट में बोली जाती है, इवन ये क्या डिमांड कर रही है, इसलिए अभी न्यूज़ में है। तो देखो ये त्रिपुरा में बोली जाती है। त्रिपुरा में कुछ कम्युनिटी हैं, वो इस लैंग्वेज को बोलती है। क्या? इसका आंसर है त्रिपुरा।
बट ये फेमस क्यों है, अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है? देखो क्या है, जो कम्युनिटी ये लैंग्वेज बोलती हैं वो डिमांड कर रही हैं फॉर प्रोटेक्शन दिस लैंग्वेज शुड बी एडेड इनटू द 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, जिसमें से 8th शेड्यूल रेट करता है लैंग्वेज से, जिसमें कितनी लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। कितनी? 22 लैंग्वेज हैं। और यही कम्युनिटी डिमांड कर रही है। इवन त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा है कि इस वाली लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। समझे मेरी बात को? चलते पढ़ाएंगे। विच मिनिस्ट्री हैज इशू न्यू गाइडलाइन फॉर एस्टेब्लिशिंग बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर? क्या है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर? किस मिनिस्ट्री सेटअप करने जा रही है? देखो आपको याद होगा, मैंने आपको कई बार बताया, एक गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। क्लियर? नेचुरल फार्मिंग पे एक गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था, जिसमें क्या था कि सभी फार्मर अपना जो भी, देखो एक्चुअली आप जानते हो कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए उसकी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी जब अपन फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे इन एग्रीकल्चर फील्ड दैट एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। बट इसके कई सारे नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। क्लियर? पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज का वन ऑफ द बिगेस्ट इफेक्ट दिस फर्टिलाइजर से। क्लियर? तो ये रिड्यूस करने के लिए और सब कुछ फर्टिलाइजर की यूजेबिलिटी कम करने के लिए, जिस पर हेल्थ पर, एनवायरमेंट पर, इवन वाटर पर इफेक्ट ना हो इसका, इसलिए गवर्नमेंट ने नेशनल प्लान ऑन नेचुरल फार्मिंग स्टार्ट किया था, जिसमें फार्मर को मोटिवेट किया जाएगा कि आप नेचुरल फार्मिंग करो, ना कि फर्टिलाइजर का यूज़ करके। जो भी नेचर में है उन चीज़ों का यूज़ करके आप, इवन सीड्स भी हैं वो भी आप नेचर की यूज़ करो, जिससे क्या हो कि नेचुरल फार्मिंग हो। बट इसको अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने क्या किया है? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर सेटअप करेगी। क्या करेगी? सेटअप करेगी इंडिया के अंदर। 10,000, याद रखना, ये कितने हैं? 1 है पर 10,000 है। क्लियर? 10,000 सेटअप करेगी। अब इससे होगा क्या भाई? ये देखो, नेचुरल फार्मिंग को अचीव करने के लिए क्या करेगा सेंटर कि फार्मर को गाइडेंस देगा कि कैसे नेचुरल फार्मिंग को अचीव किया जाए। समझे मेरी बात को? इवन इसके साथ नेचर इनपुट भी देगा फार्मर को, इनपुट, नेचर इनपुट भी देगा, इसके साथ और गाइडेंस भी देगा, गाइडेंस, इवन ट्रेनिंग भी देगा कि है ना फार्मर नेचुरल फार्मिंग को कैसे अडॉप्ट करें। क्लियर? तो हमें अभी ज़रूरत है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और हर आदमी अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, मतलब खाना चाहता है ऑर्गेनिक फूड। क्योंकि क्या है कि आप जानते हो कि कई सारी बीमारियां हैं हमारे इंडिया में, और ये सारी बीमारी का इफेक्ट करता है सिर्फ ओनली हमारे खान पान पे। जितनी बीमारी हैं ये सिर्फ ओनली हमारे खान पान के कारण हो रही है। अगर हम अच्छा खाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच स्टेट हैज़ प्रपोज टू यूज AI टू चेक डिफॉरेस्टेशन? देखो, डिफॉरेस्टेशन मान जाता हो कि है ना कटिंग ऑफ ट्रीज को कट करना। क्लियर? और आप एक भी बात जानते हो, इसका आप लगा भी सकते हो, क्योंकि क्या है कि ये स्टेट जो है वो ज़्यादातर फॉरेस्ट पर फोकस करती है। किस लिए फोकस करती है? क्योंकि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, और वो है मध्य प्रदेश, MP। देखो MP जो है, अगर 2023 का फॉरेस्ट रिपोर्ट देखी जाए, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो पब्लिश करी गई थी 2023 में, उसमें पाया गया था कि मध्य प्रदेश में ट्री एंड फॉरेस्ट कवर का एरिया कितना है? 85,264 स्क्वायर किलोमीटर। इतने एरिया पर फॉरेस्ट और ट्री कवर है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है जिस पर फॉरेस्ट है। इवन इसको ऑक्सीजन स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ऑक्सीजन स्टेट भी बोलते हैं। अब इसके साथ क्या हुआ कि देखो डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग ऑफ द ट्री, और अफॉरेस्टेशन इसका अपोजिट होता है जब अपन पेड़ लगाते हैं, प्लांटिंग ऑफ द ट्री। क्लियर? क्या है मेरे दोस्तों कि पेड़ कट रहे हैं और नुकसान हो रहा है। क्लियर? जैसे आप जानते हो कि पेड़ पौधे जरूरी है हमारे जीवन के लिए, पेड़ है तो हमारा जीवन है। क्लियर? ट्री है, अगर पेड़ और प्लांट है तो हमारा जीवन है, नहीं तो हमारा कोई जीवन नहीं है। क्लियर? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो एक्सचेंज चलता रहता है। क्लियर? जिससे हमारा रिश्ता बनता रहता है, क्लोजनेस बढ़ती रहती है। क्लियर? तो सुनो मेरी बात, चिपको मूवमेंट छोड़ो ये सब बातें। देखो क्या है कि इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करा जाएगा। मशीन लर्निंग का यूज करा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का यूज करके ये पता करा जाएगा कि कहां पर डिफोरेस्टेशन हो रहा है। इवन क्या होगा, ऐसे कैसे होगा? देखो एआई का यूज करे क्या करेगा, जो डीएफओ होगा, जो फॉरेस्ट में डीएफओ होगा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, जब अगर किसी भी एरिया में इनका मतलब एआई इतना स्ट्रांग है, 10 × 10 मीटर स्क्वायर मीटर एरिया अगर इतने में भी चेंज हुआ, स्क्वायर तो नहीं मीटर, 10 × 10 मीटर अगर एरिया में भी चेंज हुआ तो इसकी इंफॉर्मेशन डीएफओ को चले जाएगी और डीएफओ अलर्ट हो जाएगा कि कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो यही है, और मध्य देश का आंसर है, ये कर रही है। मार्क करनी बिकम पीएम ऑफ विच कंट्री? आई एम वेरी हैप्पी टू बी बिकम मार्क करनी एज अ पीएम ऑफ कनाडा, क्योंकि क्या है, जस्टिन ट्रूडो ने वो हालत कर दी थी, इंडिया के रिलेशन और कनाडा के रिलेशन इतने बिगड़ गए थे। इवन ये सिर्फ ओनली वोट बैंक के लिए हुआ था। जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ ओनली वोट बैंक के लिए किया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैं हारने वाला हूं, तो पूरे खालिस्तान का सपोर्ट लेने के लिए खालिस्तान का सपोर्ट स्टार्ट कर दिया था। इवन ये टेररिस्ट का सपोर्ट करके तुम वो सपोर्ट मांग रहे हो, वो गलत है। क्लियर? किसी कंट्री के खिलाफ तुम कोई मूवमेंट स्टार्ट करके सपोर्ट मार के जीतना, किसी कंट्री का पीएम बनना, वो गलत है यार। ऐसा हारना पसंद करो। क्लियर? तो मार्क करने आते ही जब बने तो उन्होंने पहले ही बोला था, उनको कंफर्म हो गया था मार्क करनी बनने वाले हैं, और ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। मार्क करनी लिबरल पार्टी नाम है इनकी पार्टी का, लिबरल पार्टी। और इवन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कनाडा की जो पार्लियामेंट है, कनाडा की पार्लियामेंट जो है उसमें 172 सीट चाहिए। किस लिए? मेजोरिटी के लिए। क्या है? 172 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए, तभी कोई गवर्नमेंट बना सकता है। क्लियर? हालांकि लिबरल पार्टी मेजोरिटी में तो नहीं आई, बट इसको कॉलिजन का सपोर्ट है, अदर पार्टियों का भी सपोर्ट है इसको, इसलिए मार्क करनी वहां के पीएम बन गए कनाडा के। याद रखना, वेरा सिंपल है। क्लियर? कहाँ है कनाडा? कनाडा ये रहा। चलते हैं। हु विल हेड नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कमेटी? देखो मैंने आपको शायद इस बार यूनियन बजट का वीडियो नहीं बनाया मैंने। क्लियर? तो टू यूनियन बजट 2025-26 का आया था, जिसमें नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लॉन्च किया गया था। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, इसका मेन मोटिव क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और इवन एक और टारगेट था इसका कि इंडिया का जो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन है इंडिया की जीडीपी में 12%, इंडियन जीडीपी, इंडिया जीडीपी। बट इसको बढ़ा के वी कैन से 22 to 23% करना है। क्लियर? इतना कंट्रीब्यूशन कराना है। क्लियर? बट इसमें 5 पिलर है, वो याद रखना आप, बस वो इंपॉर्टेंट है। 5 पिलर याद रखना, अगर इस पर फोकस कर दिया तो डेफिनेटली इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा। पहला पिलर है 5 पिलर। क्या है? फर्स्ट पिलर है इजी टू डू बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में बिजनेस करना आसान हो जाए, तो ये पहला पिलर है। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग
एमएसएमई को बढ़ाना है, क्लियर। थर्ड है हायर टेक्नोलॉजी का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। इवन क्या है अपना फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। और फोर्थ है इसका, फिफ्थ क्या है, वी कैन से क्वालिटी प्रोडक्ट। इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा फ्यूचर में, मैं आपको लिख देता हूँ। और आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ व्हीकल टू अचीव द इंडिया टारगेट दैट पर्टिकुलर थर्ड लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही डिसाइड करेगा हर कुछ, क्लियर। तो ये किसने लॉन्च किया था, हेड कौन करेगा, एक कमेटी सेटअप करिए इसको अचीव करने के लिए। नीति आयोग के सीईओ इसको कमेटी को हेड करेंगे, जिनका नाम है बीबीआर सुब्रमण्यम। क्या है, बीबीआर सुब्रमण्यम। चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। क्या है, देखो 2025 का वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, काम पर मतलब सेफ्टी हो, आपकी हेल्थ भी प्रॉपर रहे, इसके लिए दिन भी ऑब्जर्व किया जाता है। और ये दिन पड़ता है वीकेंड से 26 अप्रैल को। अब ये दिन की थीम क्या है, देखो 2025 की थीम याद रखना। थीम है क्या है, रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, क्लियर। रिवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इवन रोल ऑफ एआई एंड डिजिटलाइजेशन एट वर्क, क्लियर। याद रखोगे, ये इसकी थीम थी। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व होता है, इंटरनेशनल डांस डे 2025। देखो इंटरनेशनल डांस डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, क्लियर। याद रखना, जो आप शादियों में डांस करते हो, बारात में डांस करते हो, तो उसके लिए भी दिन है, क्लियर। तो वो है 29 अप्रैल को। अगर देखो शादी का कोई सारक हो 29 को, तो सबको बारात में बताना कि देखो मैं डांस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल डांस डे है, क्लियर। तो कल निकल गया, कल शादी थी, कल तो आप क्या बताओगे, क्लियर। कल ऐसा परसों था 29, आज तो 1 मई है। चलते बनाएंगे, क्लियर। तो देखो व्हाट इज द इंडिया रैंक ग्लोबली लेटेस्ट सिप्री रिपोर्ट। अभी सिप्री की रिपोर्ट आ गई है और इसमें इंडिया की रैंक क्या है। अब सिप्री रिपोर्ट कब निकालती है, देखो इसमें ये चेक करा जाता है कि किस कंट्री ने कितना एक्सपेंडिचर किया है ऑन डिफेंस सेक्टर। समझे मेरी बात को। तो इंडिया ने 2024 का डेटा आया अभी, जिसमें इंडिया की रैंक है फिफ्थ सबसे हाईएस्ट इंडिया ने वीकेंड से डिफेंस सेक्टर पर अपना एक्सपेंडिचर किया। वो कितना किया है, 86.1 बिलियन डॉलर। कितना है, 86.1 बिलियन डॉलर इंडिया ने अपना डिफेंस सेक्टर पर एक्सपेंडिचर किया इन 2024। और इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सेक्टर। और सबसे नंबर 1 कौन है, सबसे नंबर 1 है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, थर्ड है रशिया, फोर्थ है जर्मनी और फिफ्थ है इंडिया। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान की बात चल रही है, तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2024 में सिर्फ ओनली 10.1 बिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर किया है डिफेंस सेक्टर। और पाकिस्तान अभी 9 टाइम्स पीछे है इंडिया से डिफेंस सेक्टर में। सिर्फ पाकिस्तान को 1 दिन लगेगा घुटने टेकने में इंडिया के सामने, याद रखना। चलते बनाएंगे, तो क्या है, 5th रैंक है। तो इसी के साथ 1 मई के पहले दिन के आपके लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए। और सुनो मेरी बात, अब इस वीडियो के नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, तो आपको लिंक मिलेगी इंपॉर्टेंट वीडियो की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ी एफिशिएंट होंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। क्लियर, मेरी बात ये ध्यान रखिए, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक जरूर करना।